नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे दूसरों को अपनी बात मनवाने के 7 मनोवैज्ञानिक तरीके। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे कुछ आसान सी लगने वाली बातें हमें दूसरों को समझने और अपनी बात बेहतर ढंग से रखने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। और ये रोजमर्रा की बातचीत से लेकर आप कह सकते हैं बड़ी बिजनेस डील्स तक हर जगह काम आ सकता है। ये तरीके असल में मनोविज्ञान के स्थापित सिद्धांत हैं। मतलब ये बताते हैं कि इंसान कैसे निर्णय लेता है और किस तरह के संवाद से प्रभावित होता है। ये कोई चालाकी नहीं बल्कि मानव व्यवहार की एक समझ है। अच्छा, तो चलिए पहली तकनीक से ही शुरू करते हैं। किसी से पहले कोई छोटी सी हाँ करवाना, फिर अपनी बड़ी बात रखना। सुनने में ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, जैसे किसी का इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, पहली बार सुनने में शायद ऐसा लगे, लेकिन इसे मनोविज्ञान में फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। और ये इस्तेमाल करने से ज्यादा इस बात पर आधारित है कि हम इंसान अपने व्यवहार में सुसंगत बने रहना चाहते हैं, कोहेरेंट। जब कोई व्यक्ति एक बार किसी बहुत छोटे आसान से अनुरोध के लिए हाँ कह देता है, तो वो अनजाने में ही अपने मन में उस व्यक्ति या उस विषय के प्रति एक सकारात्मक झुकाव बना लेता है। अच्छा, तो ये हमारे अंदर की वो इच्छा है कि हम अपनी बात पर कायम दिखें, है ना? चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो। एक बार हाँ कह दिया तो फिर पलटते हुए अजीब लगता है। बिल्कुल। इसे सेल्फ परसेप्शन थ्योरी से भी जोड़कर देख सकते हैं। हम अपने व्यवहार को देखकर अपने बारे में राय बनाते हैं। जैसे अगर मैंने किसी की छोटी सी मदद की है, तो मैं सोचने लगती हूँ, अरे मैं तो मददगार हूँ। अब अगर वही व्यक्ति थोड़ी बड़ी मदद मांगता है, तो मना करना मेरे अपने मददगार होने के विचार से मेल नहीं खाएगा। इसलिए हाँ, बड़ी बात मानने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे वो उदाहरण था, पहले किसी से सिर्फ 5 मिनट मांगना। 5 मिनट तो कोई भी दे देगा, है ना? हाँ, यही तो इसकी खूबी है। 5 मिनट मांगना एक बहुत ही कम जोखिम वाला आसान सा अनुरोध है। ज्यादातर लोग मना नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से एक दरवाजा खोल दिया है। ओके। अब जब आप कहते हैं, दरअसल मुझे आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बात करनी थी, तो वो पहले ही बातचीत के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। उस छोटी हाँ ने बड़ी हाँ के लिए आप कह सकते हैं जमीन तैयार कर दी है। एकदम से पीछे हटना उन्हें खुद को ही अटपटा लगेगा। समझ गया। तो पहली हाँ एक तरह से दूसरी हाँ का रास्ता आसान कर देती है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। अपनी बात मनवाने के लिए सुनना क्यों जरूरी है? सुनने से तो हम सामने वाले की बात मानेंगे ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम सुनने को अक्सर एक पैसिव क्रिया मानते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है एक्टिव लिसनिंग की, यानी सक्रिय होकर पूरा ध्यान लगाकर सुनना। ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पर ध्यान देना है। सक्रिय होकर सुनना मतलब जैसे आंखें मिलाकर बात करना, सिर हिलाना, उनकी बात दोहराकर ये जताना कि हम समझ रहे हैं, ये सब? हाँ, वो भी, और उससे भी बढ़कर इसका मतलब है अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय सच में ये समझने की कोशिश करना कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है और कैसा महसूस कर रहा है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे होते, हम असल में सामने वाले को सम्मान, महत्व और समझ का एहसास करा रहे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। जब कोई सच में हमारी बात ध्यान से सुनता है तो एक कनेक्शन सा महसूस होता है। लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमें समझ रहा है, हमारी परवाह कर रहा है। एक विश्वास बनता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही विश्वास है पर्सुएजन की नींव। मनोविज्ञान यही कहता है कि हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनकी बातों से ज्यादा सहमत होते हैं जो हमें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप अवचेतन रूप से उन्हें यही संदेश दे रहे होते हैं। इससे एक तालमेल, एक रैपो बनता है। रैपो? हाँ, और जब तालमेल होता है तो लोग आपकी बातों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। उनकी वो ना कहने की दीवार थोड़ी नीचे आ जाती है। तो अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात को पूरी तवज्जो देना जरूरी है। ये एक तरह से उनके मन का दरवाजा खोलने जैसा हुआ है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरे तरीके पर आते हैं जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। सीधे आदेश देने के बजाय विकल्प देना। जैसे ये कहने के बजाय कि कल मिलते हैं, ये कहना है कि कल शाम 5 बजे मिलें या 6 बजे। हाँ, इसे इल्यूजन ऑफ चॉइस या विकल्प का भ्रम कहते हैं। ये मानव मनोविज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी पहलू पर काम करता है। वो है नियंत्रण की इच्छा, कंट्रोल। हम में से ज्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आता कि कोई हमें बताए कि हमें क्या करना है। सीधे आदेश से अक्सर एक प्रतिरोध,
एक क्यों मानूं वाली भावना पैदा होती है। ये तो होता है। लेकिन विकल्प देने से ये प्रतिरोध कैसे कम हो जाता है? आखिर में तो हम वही करवा रहे हैं जो हम चाहते हैं ना। हाँ, करवा तो वही रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है। देखिए, जब आप विकल्प देते हैं जैसे 5 बजे या 6 बजे, तो आप सामने वाले का ध्यान मिलना है या नहीं से हटाकर कब मिलना है पर ले आते हैं। उन्हें लगता है कि फैसला उनके हाथ में है, कि वो चुन रहे हैं। अच्छा। ये नियंत्रण का एहसास उन्हें अच्छा महसूस कराता है। भले ही दोनों विकल्प आपके लिए ठीक हों, उन्हें लगता है कि ये उनका निर्णय है। और जब हमें लगता है कि कोई निर्णय हमारा अपना है, तो हम उसे मानने और उस पर अमल करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। पर क्या समझदार लोग इस विकल्प के भ्रम को पकड़ नहीं लेते? मतलब क्या ये हमेशा काम करता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, जाहिर है अगर विकल्प बहुत ही सीमित हो या उनमें से एक स्पष्ट रूप से बुरा हो, तो लोग शायद इसे समझ जाएं। लेकिन अक्सर रोजमर्रा की स्थितियों में जब विकल्प वाजिब लगते हैं, तो ये तकनीक काफी प्रभावी होती है। खासकर उन मामलों में जहां सामने वाला व्यक्ति थोड़ा अनिश्चित हो या उसे निर्णय लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो। ये उन्हें एक दिशा देता है, लेकिन स्वतंत्रता के एहसास के साथ। ठीक है, ये समझ आया। अब आते हैं चौथे तरीके पर, जो सुनने में सबसे आसान लगता है। अपनी बात के साथ क्योंकि यानी बिकॉज शब्द का इस्तेमाल करना। क्या वाकई एक शब्द इतना शक्तिशाली हो सकता है? ये वाकई हैरान करने वाला है, लेकिन हाँ, रिसर्च तो यही बताती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत प्रसिद्ध स्टडी है इस पर। वो जेरोक्स मशीन की लाइन में की गई थी। शोधकर्ताओं ने लोगों से लाइन में आगे जाने देने का अनुरोध 3 अलग-अलग तरीकों से किया। अच्छा, क्या थे वो तरीके और क्या नतीजा निकला, बताइए। पहला अनुरोध था सीधा सा, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज है, क्या मैं जेरोक्स मशीन इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसमें कोई कारण नहीं बताया। करीब 60% लोग मान गए। 60%? ठीक है। दूसरा अनुरोध था, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज हैं, क्या मैं जेरोक्स मशीन इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। यहाँ क्योंकि के साथ एक वाजिब कारण दिया गया। हाँ, जल्दी है, ये तो कारण है। नतीजा, लगभग 94% लोग मान गए। अरे वाह, 60 से सीधा 94। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन तीसरा अनुरोध क्या था? आपने कहा 3 थे। हाँ, यहीं पर सबसे आश्चर्यजनक बात सामने आई। तीसरा अनुरोध था, एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पेज हैं, क्या मैं जेरोक्स मशीन इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉपी बनानी है। अब यहाँ क्योंकि के बाद का कारण देखिए, क्योंकि मुझे कुछ कॉपी बनानी है। ये तो मतलब बेमानी कारण है। जेरोक्स मशीन का इस्तेमाल तो कॉपी करने के लिए ही होता है। हाँ, ये तो कोई खास कारण नहीं हुआ। अगर कोई हो, लेकिन फिर भी लगभग 93% लोग मान गए, सिर्फ 1% कम वाजिब कारण वाले से। कमाल है। मतलब कारण दमदार हो या ना हो, सिर्फ क्योंकि शब्द सुनते ही हमारा दिमाग मान लेता है कि कोई वाजिब वजह होगी और हम सहमत हो जाते हैं। ऐसा ही लगता है, क्योंकि शब्द हमारे दिमाग के लिए एक तरह के सिग्नल या ट्रिगर का काम करता है। इसे सुनते ही हम मान लेते हैं कि आगे कोई तर्क संगत बात आने वाली है, और हम अक्सर बिना उस तर्क की गहराई में जाए ही अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारे मानसिक शॉर्टकट लेने की प्रवृत्ति को दिखाता है। हम हर छोटी चीज पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि हम कितने ऑटोमेटिक तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। अब अगले सिद्धांत पर चलते हैं, परस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी। पहले कुछ देना फिर मांगना। ये तो हमारे समाज में बहुत आम है ना? लेन देन जैसा। हाँ, ये सिर्फ आम नहीं है, ये मानव समाज का एक, आप कह सकती हैं, आधारभूत नियम है। फंडामेंटल रूल। लगभग हर संस्कृति में आपको ये पारस्परिकता का नियम मिलेगा। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है, कोई मदद, कोई तोहफा, कोई जानकारी, तो हमारे अंदर एक बहुत शक्तिशाली, लगभग अनैच्छिक इच्छा पैदा होती है कि हम भी बदले में कुछ करें। एक तरह का सामाजिक या मनोवैज्ञानिक कर्ज महसूस होता है हमें। और इसी कर्ज की भावना का इस्तेमाल बात मनवाने में किया जा सकता है। ये मतलब है। बिल्कुल। अगर आप किसी से भविष्य में कोई सहयोग या मदद चाहते हैं, तो पहले आप उनके लिए कुछ करें। और ये जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज हो। जैसा कि आउटलाइन में भी था, छोटी छोटी चीजें भी बहुत असरदार हो सकती हैं। हाँ, जैसे किसी के लिए दरवाजा खोल देना, एक कप चाय या कॉफी पूछ लेना, कोई उपयोगी वेबसाइट का लिंक भेज देना, या बस उनके काम की सच्ची तारीफ कर देना। ये सब पारस्परिकता की भावना जगाते हैं। हाँ, मैंने महसूस किया है। अगर कोई मेरी छोटी सी मदद कर दे तो बाद में अगर वो मुझसे कुछ मांगता है तो ना कहना बहुत मुश्किल लगता है। अंदर से लगता है कि यार उसने मेरे लिए किया था, मुझे भी करना चाहिए।
एहसान चुकाना चाहिए। एग्जैक्टली यही है वो मनोवैज्ञानिक दबाव। जब आप बाद में अपना अनुरोध रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस पहले किए गए उपकार की वजह से आपकी बात मानने के लिए ज्यादा प्रेरित महसूस करता है। ये लेन देन की भावना हमारे सामाजिक ताने बाने में बहुत गहराई तक बुनी हुई है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं छठे तरीके पर, मिररिंग, यानी सामने वाले के व्यवहार को आईने की तरह प्रतिबिंबित करना। ये कैसे काम करता है? कहीं ये नकल उतारने जैसा ना लगे, अजीब नहीं लगेगा? यहाँ सूक्ष्मता मतलब सटिलिटी ही सब कुछ है। मिररिंग का मतलब भोंडे तरीके से नकल करना कतई नहीं है। अगर वैसा किया तो पक्का उल्टा असर होगा। लोग सोचेंगे कि ये मजाक उड़ा रहा है या बनावटी है। इसका मतलब है बहुत हल्के और स्वाभाविक तरीके से सामने वाले की शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के कुछ तत्वों को अपनाना। जैसे कि उदाहरण देंगे? जैसे अगर वो बात करते हुए थोड़ा आगे झुकते हैं तो कुछ देर बाद आप भी हल्के से आगे झुक सकते हैं। अगर उनकी बात करने की रफ्तार धीमी है तो आप भी अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर सकते हैं। अगर वो अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं बात करते हुए तो आप भी स्वाभाविक रूप से हल्के हाव भाव इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कुछ खास शब्दों या लहजे को अनजाने में अपना लेना भी मिररिंग का हिस्सा है। आपने शायद खुद भी महसूस किया होगा, जब आप किसी दोस्त से गहरी बातचीत कर रहे होते हैं तो अनजाने में ही आप दोनों एक ही तरह से बैठ जाते हैं या हाथ हिलाने लगते हैं। हाँ, होता तो है, ऐसा ध्यान नहीं देते, पर होता है। पर इसका फायदा क्या है बात मनवाने में? जब ये स्वाभाविक रूप से होता है तो ये अवचेतन यानी सबकॉन्शियस स्तर पर काम करता है। सामने वाले को पता नहीं चलता कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर ये महसूस होता है कि आप उनके जैसे हैं। एक तरह की समानता, एक जुड़ाव महसूस होता है। अच्छा, सिमिलैरिटी वाली फीलिंग। हाँ, इससे तालमेल, वो रैपो और विश्वास बढ़ता है। वे आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं। और जब लोग सहज होते हैं तो वे नई बातों और सुझावों के प्रति ज्यादा खुले होते हैं, ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। यानी कुंजी ये है कि ये बहुत ही स्वाभाविक लगे, सोचा समझा या बनावटी नहीं। ध्यान रखना होगा कि ये नकल ना लगे। बिल्कुल। इफ इट बिकम्स ऑब्वियस इट बैकफायर्स। अगर जाहिर हो गया तो ये अजीब लगेगा और विश्वास तोड़ेगा। ये अनजाने में होने वाली प्रक्रिया है जिसे थोड़ा से ध्यान देकर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी से। समझ गया। और अब आते हैं सातवें और आखिरी तरीके पर, कमी का प्रभाव या स्केर्सिटी इफेक्ट। ये तो मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया का जाना माना हथियार लगता है मुझे। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली हथियार है। ये सिद्धांत इस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित है कि हम इंसानों की नज़र में उन चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है जो कम उपलब्ध होती हैं, दुर्लभ होती हैं या जिन्हें खो देने का डर होता है। उपलब्धता जितनी कम, हमारी नज़र में उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा। जैसे वो लिमिटेड टाइम ऑफर, हाँ, या सेल खत्म होने वाली है, या बस 3 सीटें बची हैं वाले विज्ञापन। यही है ना? बिल्कुल सही। ये क्लासिक उदाहरण है। जब हमें बताया जाता है कि कोई चीज सीमित मात्रा में है, लिमिटेड क्वांटिटी, या कोई मौका सिर्फ कुछ समय के लिए है, लिमिटेड टाइम, या ये कुछ खास लोगों के लिए ही है, एक्सक्लूसिविटी, तो हमारे अंदर उसे पाने की इच्छा तेज हो जाती है। एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी का भाव पैदा होता है। हाँ, वो कहीं चूक ना जाऊं वाला डर, उसे फोमो भी कहते हैं आजकल, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो इसी का एक बहुत बड़ा रूप है। कमी का डर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमने अभी फैसला नहीं लिया तो हम एक अच्छा मौका गवा देंगे। हमारा ध्यान उस चीज की असल खूबियों से हटकर उसे खोने की संभावना पर चला जाता है। इसलिए जब आप किसी को कोई प्रस्ताव दे रहे हो या अपनी बात मनवाना चाह रहे हो, तो ये बताना कि वो अवसर सीमित है या खास है, उन्हें जल्दी हाँ कहने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये सातों तरीके वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे निर्णय कितने बाहरी और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होते हैं। ये काफी शक्तिशाली उपकरण लग रहे हैं। हाँ, ये शक्तिशाली है और इसीलिए इनका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। यहाँ पर्सुएजन यानी समझा बुझाकर सहमत करना और मैनिपुलेशन यानी चालाकी से फंसाना, इनके बीच की महीन रेखा को समझना बहुत जरूरी है। और ये रेखा कहाँ है? कैसे तय करें कि हम समझा रहे हैं या चालाकी कर रहे हैं? मुख्य अंतर नियत यानी इरादे, इंटेंट, और नतीजे, आउटकम में है। सच्चा पर्सुएशन अक्सर आपसी समझ और फायदे पर आधारित होता है। आप किसी को कोई ऐसा समाधान या विचार अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जिससे शायद दोनों का भला हो या कम से कम सामने वाले का नुकसान ना हो।
इसमें पारदर्शिता और सम्मान होता है। ठीक है। दूसरी तरफ मैनिपुलेशन अक्सर स्वार्थ पर आधारित होता है। इसमें जानकारी छिपाई जा सकती है, झूठ बोला जा सकता है या भावनाओं का गलत फायदा उठाया जा सकता है, सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए, भले ही इससे दूसरे का नुकसान हो। तो इन तकनीकों को सीखते और इस्तेमाल करते समय अपनी नीयत साफ रखना और सामने वाले का सम्मान करना, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये तकनीकें मानवीय संबंधों और संवाद को बेहतर बनाने के शक्तिशाली साधन बन सकती हैं, अगर इनका उपयोग नैतिक दायरे में ईमानदारी और सम्मान के साथ किया जाए। शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। बिल्कुल सही कहा, ये एक महत्वपूर्ण विचार है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।